गुड आफ्टरनून टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आगे की क्लास हम आज की स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा हम चाहेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ लिया उसको थोड़ा सा रिकॉल किया जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द चैप्टर नंबर 4 इन केमिस्ट्री, दैट्स नेम इज़ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसका कि नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 10th का चैप्टर 4 है। तो इसमें हम लोगों ने, अगर हम बात करें कि क्या क्या कंटेंट्स थे, क्या पढ़ना था हमें, तो हमने अभी तक इसमें पढ़ लिया है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, फिर पढ़ चुके हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, फिर पढ़ा था हमने वाई स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड जे सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिर पढ़ा था रीज़न फॉर द वास्टनेस इन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। फिर पढ़ लिया था बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, दैट मीन कोवैलेंट बॉन्डिंग किसे कहते हैं, इसको डिफाइन किया। फिर पढ़ा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब जो हमें पढ़ना है, आज की क्लास हमारी जो है वो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट होनी है। तो आज की क्लास हमारी जो होगी वो होना है नोमेनक्लेचर, दैट मीन IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर पे जाएं। IUPAC नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, इसकी स्टडी करें। तो इससे पहले थोड़ा सा हमें ये जान जाना चाहिए कि एक्चुअल में IUPAC नोमेनक्लेचर होता क्या है, किसे कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, क्या होता है IUPAC नेम, क्या होता है। ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करें। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आपको ये बता दिया जाए कि IUPAC का फुल फॉर्म होता क्या है। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री द नेम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो नेमिंग की जाती है वो 2 पार्ट में रहती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर होता है वो 2 पार्ट में किया जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? इंडिकेटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एल्किन, दैट मीन जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी आपके सामने कार्बन कंपाउंड लिया हुआ है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं ये देखना होगा। और इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो होगा वो सफिक्सिंग क्या ली जाएगी। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, किसको लेकर के क्या प्रीफिक्स सफिक्स यूज़ किए जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी बात करेंगे इसमें। तो देखिए हमारी जो PPT है वो क्या कहती है, इसमें अगली स्लाइड क्या कह रही है इसमें। तो देखिए जैसा कि मेंशन किया है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है होने पर METH METH कहा जाएगा, 2 होने पर एथ कहा जाएगा, 3 होने पर प्रोप कहा जाएगा, 4 होने पर ब्यूट कहा जाएगा, 5 होने पर पेंट कहा जाएगा, 6 होने पर हेक्स कहा जाएगा, 7 होने पर हेप्ट कहा जाएगा, 8 होने पर ऑक्ट कहा जाएगा, 9 होने पर नॉन कहा जाएगा और 10 होने पर डेक कहा जाएगा। सो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इस प्रकार से ये हमारे टोटल जो है ये अभी हमने ना, ऐसा नहीं है कि 10 के बाद 11 होंगे तो फिर क्या कहेंगे, नहीं अनडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, इस तरीके से और रहते हैं। तो अभी हमें पहले ये सीखना है कि 1 कार्बन होने पर मैथ, 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रोप, 4 होने पर ब्यूट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो हमने आपको बताया। प्राइमरी सफिक्सिंग की बात की जाए तो अगर सभी सिंगल बॉन्ड हो, दैट मीन एल्केन हो, तो उसके लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है ANE होता है। अभी हम एग्जाम्पल देंगे आपको। और अगर डबल बॉन्ड है तो ईन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है। तो अगर हम आपसे कहें कि हमें इसका नेम बताएं, C2H6, तो इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें 2 कार्बन एटम हैं।
और 2 कार्बन एटम है तो प्रीफिक्सिंग में क्या आएगी, एथ आएगी। और सफिक्स में चूंकि ये एल्केन है, अब आप कहोगे हम कैसे पहचाने सर एल्केन है, तो हम आपको वैसे कॉमन फॉर्मूला बताएं, लेकिन एक सबसे बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक बता रहे कि अगर कार्बन के कंपैरेटिव हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा हो, कार्बन के कंपैरेटिव जो हाइड्रोजन हैं वो डबल से 2 ज़्यादा हो तो एल्केन होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला अगर हम आपको लिखें तो होगा CnH2n+2। ठीक है, तो CnH2n+2 हमारा एल्केन का फॉर्मूला, मतलब कार्बन के कंपैरेटिव हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, और कार्बन के कंपैरेटिव हाइड्रोजन जस्ट डबल हो तो उसे एल्कीन कहा जाता है। और तो फॉर्मूला अगर हम कहें तो हो जाएगा CnH2n। और अगर हम कहें कार्बन के कंपैरेटिव हाइड्रोजन जो है वो डबल से 2 कम हो, कार्बन के कंपैरेटिव हाइड्रोजन डबल से 2 कम हो, ठीक है, तो उसे एल्काइन कहेंगे। तो इस तरीके से उसका कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। तो एल्केन हो गया CnH2n+2, एल्कीन हो गया CnH2n, और एल्काइन हो गया CnH2n-2। तो इस प्रकार से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो होंगे, ठीक है, इसके हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे अगर हम, तो अभी हमने ये जान लिया कि एल्केन है उनमें सफिक्स एन आना है। तो अगर एक कार्बन का एल्केन है तो मैथेन, एथेन, एक का एथेन, एक का मैथेन, 2 का एथेन, प्रोपेन, 3 का, 4 का ब्यूटेन, 5 का पेंटेन, 6 का हेक्सेन, 7 का हेप्टेन, 8 का ऑक्टेन, 9 का नोनेन, 10 का डेकेन। अगर वो एल्कीन है 2 कार्बन की, एथीन, 3 की प्रोपीन, 4 की ब्यूटीन, 5 की पेंटीन, 6 की हेक्सीन, 7 की हेप्टीन, 8 की ऑक्टीन, 9 की नोनीन, 10 की डेकीन। अगर वो एल्काइन है तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने जब एल्कीन और एल्काइन पढ़ाया तो पहले कार्बन से आपने शुरू ही नहीं किया, ना आपने मैथीन कहा ना आपने मैथाइन कहा। तो देखिए एक्चुअल में होता ये है कि जो एल्केन होते हैं वो तो एक कार्बन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि एल्कीन वो है दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट, जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एल्कीन और एल्काइन जो हैं वो एक कार्बन वाले नहीं होते, एल्केन और एल्काइन है वो एक कार्बन वाले नहीं होते, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। तो इसलिए वो 2 से ही शुरू होते हैं, तो इसलिए एथीन होगा ना, मैथीन नहीं होगा और ना ही मैथाइन होगा, एथाइन से शुरुआत होगी। चलिए बात करेंगे 10 सिंगल बॉन्ड बॉन्डेड कंपाउंड्स हैव द नेम एल्केन। ओके, बताया हमने। डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। एग्जाम्पल क्या हो गया, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हैं, 4 कार्बन है तो एल्केन का ब्यूट हो जाएगा, और ANE लगाना है, सो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। अब अगर यहीं किसी में डबल बॉन्ड होता तो नाम हो जाता ब्यूटीन, यहीं किसी में ट्रिपल बॉन्ड होता तो नाम हो जाता ब्यूटाइन। ठीक है, तो बस इस तरीके से इनके नेमिंग कर ली जाती है। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं होमोलोगियस सीरीज। ठीक है, होमोलोगियस सीरीज किसे कहते हैं, क्या है होमोलोगियस सीरीज, इस पर डिस्कशन करें। तो देखिए क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। होमोलोगियस अगर हम इसको कहें हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं सजातीय श्रेणी, हिंदी में कहते हैं सजातीय श्रेणी, और इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगियस सीरीज। तो दोज कंपाउंड विच हैव द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिनके सिमिलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन कंपाउंड्स को मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट मीन एक सिस्टमेटिक मैनर में, अगर सिस्टमेटिक मैनर में अगर अरेंज कर दें, वैसे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही सही रहता है, अरेंज कर दें, और सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करने पर जो हमें एक सीरीज मिलेगी उसको बोलेंगे हम होमोलोगियस सीरीज। क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे। ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूएंट्स मेंबर, ठीक है, 2 सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय ओनली ए CH2 ग्रुप। अगर एक होमोलोगियस सीरीज देखेंगे तो उनके मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। चलो अगर हम एक सीरीज बना दें, अगर आपको यहाँ बनाएं, ठीक है, यहाँ बनाते हैं, अगर आपको हमने कहा, चलिए थोड़ा सा और ध्यान दें, हमने आपसे कहा
CH3OH, फिर कहा हमने C2H5OH, फिर हमने कहा C3H7OH। तो अभी देखो इनमें फंक्शनल ग्रुप तो सिमिलर है, तभी तो सजात हैं। राकेश शर्मा, पत्नी ममता शर्मा, पुत्र कमलू शर्मा, नाती सचदेव शर्मा, नातिन कुंती शर्मा। तो शर्मा 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 हो गया तो सरनेम तो एक जैसा हो गया ना, सजात हो गए ना, एक जात के हो गए। तो ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, OH OH OH। ठीक है, फिर क्या लिखा था, टू सक्सेसिव मेंबर, दो पास पास के मेंबर है, दे हैव द डिफर बाय CH2। तो देखो अगर ये है CH3 और ये है C2H5, तो इनमें किस चीज़ का डिफरेंस हो गया, ये एक C था, ये 2C हो गए, ये 3 थे, ये 5 हो गए। या अगले को देखें, ये 2 थे तो 3 हो गए, ये 5 थे तो 7 हो गए। तो दैट मीन द सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज हैव द डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। सामने हो गया आपका। और जब CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा तो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना होगा, 14U होगा, 14 यूनिफाइड मास, 14U। ऑल द मेंबर इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए जनरल फार्मूला। जैसे अगर हम यहीं इसी की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला ROH हो जाएगा, एल्कोहल। और अगर R ना लेना हो आपको, एल्किल ग्रुप होता है एक्चुअल में, तो इसको कॉमन हो जाएगा CnH2n+1 और OH। बड़ी खिचड़ी हो रही होगी, ठीक है, CnH2n+1 CnH2n+1 OH। तो इनका ऑल द मेंबर इन द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, यानी एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शनल ग्रुप। आपसे अगर कहा जाए C2H5OH और फिर कह दें हम C2H5X, फिर कह दें हम C2H5COOH, तो देखो इनमें एक चीज़ तो कॉमन दिख रही है कि सभी तीनों में C2H5 है। एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही है कि इनमें तीनों में क्या है, C2H5 है। लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप COOH है, इसमें OH है, इसमें X है। हम आपको अपने अंदाज में समझाएं तो बात क्या होता है, चाहे शताब्दी एक्सप्रेस हो, चाहे पंजाब मेल हो, चाहे आपकी पैसेंजर हो, जनरली क्या होता है, डिब्बे तो डिब्बे होते हैं, इंजन में शायद अंतर रहता है। जहाँ तक अगर हम बेहतर समझ रहे होंगे तो इंजन में अंतर रहता है, इसलिए कोई सुपर फास्ट चलती है, कोई बुलेट ट्रेन बन जाती है, कोई शताब्दी बन जाती है, कोई पैसेंजर बन जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ भी क्या होता है कि इनके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो बदल जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर हमारा क्वेश्चन तो ये है सर, व्हाट इज़ द मीन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कहते किसे हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन हमारी कहती है द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, जैसे एटम Cl और ग्रुप ऑफ एटम OH, दोनों फंक्शनल ग्रुप है ये। तो द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ए हेटेरो एटम विच डिटरमाइन द फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। अगर हम सिंपल भाषा में कहें, ए ग्रुप विच रिप्रेजेंट द ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो ग्रुप जिस पर कि उसकी सभी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। ठीक है, जिस पर कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, उसको कहते हैं हम लोग क्या, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल, फंक्शनिंग हो, जिस पर कि ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करें। सो द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्रेजेंट द ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। एक बार फिर इसको देखें, इसमें क्या कहा गया था, एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ए हेटेरो एटम। देखो जैसे C2, ये तो Cl हेटेरो एटम, हेटेरो मतलब सबसे अलग हटके, देखो ये O इसमें सबसे अलग हटके, हेटेरो एटम, विषम एटम, हेटेरो एटम विच डिटरमाइन द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, जो कि कंपाउंड की जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज उसको डिटरमाइन करता है। ये देखो आपके जो हेटेरो एटम है, जैसे ClBr हो गया तो इसको हेलो कहा जाता है,
फंक्शनल ग्रुप में लिखने के लिए इन्हें इस तरीके से अंदाज में लिखा जाता है। इनकी एक बैलेंसी खाली जो रहती है उसको शो किया जाता है, ये किसी से जुड़ेगा। OH जिनमें होगा तो देखो एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन CO हो गया, एसिड एसिटिक एसिड जैसा कि आप जानते हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है। तो ये COOH हो गया। तो ये हेटेरो एटम दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हेटेरो एटम होता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम हो जाता है। और इसी से देखो आप समझिए प्रॉपर्टीज में इतने चेंजेज आ जाते हैं। जैसे अगर हम आपको कहें C2H5OH एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है, जो कि हर एक टाइप की बाइन का एक मेन कंपोनेंट होता है। और अगर आपसे कह दें C2H5X तो वो अलग हैलाइड हो जाएगा। हम कहें C2H5NH2 तो एमीन हो जाएगा। हम कहें C2H5CHO तो एल्डिहाइड हो जाएगा। हम कहें C2H5CN तो साइनाइड हो जाएगा। हम कहें C2H5COOH तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। देखो वही एक C2H5OH हमारा एल्कोहल है, शराब है, बाइन है। और वही C2H5COOH एक एसिड है, CH3COOH एक एसिड है, CH3OH मैथेनॉल है, ये हमारा वुड स्प्रिट भी कहलाता है। ये खतरनाक है, जहरीली शराब। जनरली ये ज़्यादा मात्रा में अगर ले लिए जाए किसी व्यक्ति के द्वारा तो अंधापन आ सकता है, और ज़्यादा होने पर आदमी मर भी सकता है। तो CH3OH में अगर देखो OH लगाए तो वो ख़राब चीज़ हो गई, बाइन हो गया। और अगर हम वो CH3COOH कह दें तो सिरका हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। सिरका जैसे आप आराम से प्रेम से खाते हो चाउमीन और तमाम प्रकार की चीज़ों में, पिकल बनाने में एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक फंक्शनल ग्रुप बदल जाने से उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने आपको कॉमन बताया। अब ये देखो आपकी बुक में है, आप इसको थोड़ा देख भी सकते हो, अभी हम बताते हैं आपको। देखो ये हैलोजन है तो प्रीफिक्स क्लोरो या ब्रोमो आएगा, ये नाम हो जाएगा जैसे क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो क्यों कहा, Cl है। प्रोपेन क्यों कहा, कितने कार्बन है, 3 है। एल्कोहल, IUPAC नेमिंग की बात बता रहा है, इसको थोड़ा सा देखना, आपके बुक में भी हम चलो और इसको इलाज कर देते हैं। एल्कोहल सफिक्स ऑल यूज़ किया जाता है, कितने कार्बन है, 300 हो जाएगा प्रोपेन, और लास्ट के ई को रिप्लेस करके OL लगा दिया गया। जितने कार्बन है उतने कार्बन वाले एल्केन का नाम लिखो और लास्ट में उसका सफिक्स लगा दो और ई हटा दो उसमें से। चलिए अगला फिर आ जाओ। जैसे इसमें देखो एल्डिहाइड में अल लगना है, अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या होगा, प्रोपे। अगर हम लिखते हैं चलो PROPANE, ई हटा दो और अल जोड़ दो, सो हो जाएगा प्रोपेनल। हो गया ना, प्रोपेनल। कीटोन हो तो ऑन लगा दो, सो हो जाएगा प्रोपेनोन। देखो बात वही है, 3 ही कार्बन एटम है, ध्यान से देखो आप इन सबको, 3 ही कार्बन एटम है। एल्कोहल होने पर वही 3 कार्बन का प्रोपेनॉल कहलाया, क्योंकि ऑल है इसका जो सफिक्स है, सो प्रोपेनॉल हो गया। एल्डिहाइड होने पर वो अल लगा हुआ है, सो प्रोपेनल हो गया। और कीटोन होने पर ऑन लगा हुआ है, सो प्रोपेनॉन हो गया। और अगर वही कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो देखो OH एसिड लगता है, सफिक्स हो गया प्रोपेनोइक एसिड। है तो 3 ही कार्बन, सबके लिए अलग अलग। एल्कोहल के लिए ऑल हो गया, एल्डिहाइड के लिए अल हो गया, कीटोन के लिए ऑन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए OH एसिड हो गया। तो इस तरीके से जो सफिक्सिंग होती है वो लगा दी जाती है। आप इसको और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सफिक्सिंग होती लगा दी जाती है, आपके किताब में भी है। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नेम जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने आज पढ़ा। आज आपकी क्लास में हम IUPAC नेमिंग तक ही लेके चल रहे हैं केवल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखिए जैसा कि हम बार बार दोहरा दे रहे हैं, आप अपने नोट्स बना के रखिए, इनकी हेल्प PPT की हेल्प से भी इनको देखिए आप 1-2 बार, ज़्यादा समझ में आएगा। आप फिर नोट्स प्रिपेयर करिए, NCERT बुक भी पढ़िए। और आपको जो डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, तो या तो अभी पूछ लीजिए क्लास में, और नहीं तो फिर आप हमें पर्टिकुलर व्हाट्सअप ग्रुप जो बने हुए हैं वहाँ आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, थोड़ा मन लगा के मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, शासन के नियमों का पालन करिए, अपने और अपने परिवार को आप कोविड जैसी महामारी से बचा के रखिए। कोविड एक समस्या है, लेकिन हमें तनाव में ना रहते हुए उसका सामना करना है। और जीवन हमें कुछ समय के लिए कोविड की समस्या के साथ ही जीना होगा। और अगर आप अपने सुरक्षा के साथ रहते हैं, शासन की गाइडलाइन का पालन करते हैं, ठीक है, और अपना ध्यान रखते हैं, मास्क लगा के चलते हैं, आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलें, इन सब बातों का ध्यान देंगे तो आप ज़रूर ही सलामत रहेंगे। मैं माँ पीताम्बरा से भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग सुखद, स्वस्थ और सफल जीवन यापन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय माई की।